लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का पार्ट 3। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ हैं, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है। भालचंद बोले, महाराज, दहेज की बातचीत ऐसे सत्यवादी पुरुषों से नहीं की जाती। उनमें संबंध हो जाना ही लाख रुपए के बराबर है। मैं इसी को अपना अहोभाग्य समझता हूँ। हाँ, कितनी उदार आत्मा थी। रुपए को तो उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, तिनके बराबर भी परवाह नहीं की। बुरा रिवाज है, बेहद बुरा। मेरा बस चले तो दहेज लेने वाले और दहेज देने वाले दोनों को ही गोली मार दूं। हाँ साहब, साफ गोली मार दूं, फिर चाहे फांसी ही क्यों ना हो जाए। पूछो, आप लड़के का विवाह करते हैं कि उसे बेचते हैं? अगर आपको लड़के से शादी में दिल खोल कर खर्च करने का अरमान है तो शौक़ से खर्च कीजिए, लेकिन जो कुछ कीजिए अपने बल पर। यह क्या कि कन्या के पिता का गला रेतिए। नीचता है, घोर नीचता। मेरा बस चले तो इन पाजियों को गोली मार दूं। मोतीराम बोले, धन्य हो सरकार, भगवान ने आपको बड़ी बुद्धि दी। यह धर्म का प्रताप है। मालिक की इच्छा है कि विवाह का मुहूर्त वहीं रहे, और तो उन्होंने सारी बातें पत्र में लिख दी हैं। बस अब आप ही उबारें तो हम उबर सकते हैं। इस तरह तो बारात में जितने सज्जन आएंगे उनकी सेवा सत्कार हम करेंगे ही। लेकिन परिस्थिति अब बहुत बदल गई है सरकार, कोई करने धरने वाला नहीं। बस ऐसी बात कीजिए कि वकील साहब के नाम पर बट्टा ना लगे। भालचंद 1 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर एक लंबी सांस खींचकर बोले, ईश्वर को मंजूर ही ना था कि वह लक्ष्मी मेरे घर आते, नहीं तो क्या वह वज्र गिरता। सारे मंसूबे खाक में मिल गए। फूला ना समझता था कि वह शुभ अवसर निकट आ रहा है, पर क्या जानता था कि ईश्वर के दरबार में कुछ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। मरने वाले की याद ही रुलाने के लिए काफ़ी है। उसे देखकर तो जख्म और भी हरा हो जाएगा। उस दशा में न जाने क्या कर बैठूं। इसे एक गुण समझिए, चाहे दोस्त की, जिससे एक बार मेरी घनिष्ठता हो गई फिर उसकी याद चित्त से नहीं उतरती। अभी तो खैर इतना ही है कि उनकी सूरत आंखों के सामने नाचती रहती है, लेकिन यदि वह कन्या घर में आ गई तब मेरा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। सच मानिए, रोते रोते मेरी आंखें फूट जाएंगी। जानता हूँ रोना धोना व्यर्थ है। जो मर गया वह लौट कर नहीं आ सकता। सब्र करने के सिवा और कोई उपाय नहीं, लेकिन दिल से मजबूत हूँ। उस अनाथ बालिका को देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। मोतीराम ने कहा, ऐसा न कहिए सरकार, वकील साहब नहीं तो क्या आप तो हैं। अब आप ही उसके पिता तुल्य हैं। वह अब वकील साहब की कन्या नहीं है, आपकी कन्या है। आपके हृदय के भाव तो कोई जानता नहीं। लोग समझेंगे वकील साहब का देहांत हो जाने के कारण आप अपने वचन से फिर गए। इसमें आपकी बदनामी है। चित्त को समझाइए और हंसी खुशी कन्या का पाणी ग्रहण करा दीजिए। हाथी मरे तो 9 लाख का लाख विपत्ति पड़ी है, लेकिन मालकिन आप लोगों की सेवा सत्कार करने में कोई बात ना उठा सकेंगी। बाबू साहब समझ गए कि पंडित मोतीराम कोले पोथी के पंडित नहीं, वर्ण व्यवहार नीति में भी चतुर हैं। बोले, पंडित जी, हलफ से कहता हूँ, मुझे उस लड़की से जितना प्रेम है उतना अपनी लड़की से भी नहीं, लेकिन जब ईश्वर को मंजूर नहीं तो मेरा क्या बस है। वह मृत्यु एक प्रकार की अमंगल सूचना है जो विधाता की ओर से हमें मिली है। यह किसी आने वाली मुसीबत की आकाशवाणी है। विधाता स्पष्ट रीति से कह रहा है कि यह विवाह मंगलमय न होगा। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, यह संयोग कहाँ तक उचित है। आप तो विद्वान आदमी हैं, सोचिए, जिस काम का आरंभ भी अमंगल हो उसका अंत मंगलमय हो सकता है क्या? नहीं, जानबूझकर मक्खी नहीं निगली जाती। समधिन साहिबा को समझाइए, कह दीजिएगा मैं उनकी आज्ञा पालन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका परिणाम अच्छा ना होगा। स्वार्थ के वश में होकर मैं अपने परम मित्र की संतान के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता।
इस तर्क ने पंडित जी को निरुत्तर कर दिया। वादी ने यह तीर छोड़ा था जिसकी उसके पास कोई काट ना थे। शत्रु ने उन्हीं के हथियार से उन पर वार किया था और वह उसका प्रतिकार ना कर सकते थे। वह अभी कोई जवाब सोच ही रहे थे कि बाबू साहब ने फिर नौकरों को बुलाना शुरू किया। अरे तुम सब फिर गायब हो गए। झगड़ू छकौड़ी भवानी गुरुदीन राम गुलाम एक भी नहीं बोलता, सबके सब मर गए। पंडित जी के वास्ते पानी वानी की फिक्र है, न जाने इन सबों को कोई कहाँ तक समझाए। अलक छू तक नहीं गई। और देख रहे हैं कि एक महाशय दूर से थके मांदे चले आ रहे हैं, पर किसी को ज़रा भी परवाह नहीं। लाओ पानी वानी रखो, पंडित जी आपके लिए शरबत बनवाओ या फलाहारी मिठाई मंगवा दूं। मोटेराम मिठाइयों के विषय में किसी तरह बंधन न स्वीकार करते थे। उनका सिद्धांत था कि घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। रसगुल्ले और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत प्रिय थे, पर शरबत से उन्हें रुचि न थी। पानी से पेट भरना उनके नियम के विरुद्ध था। सकचाते हुए बोले, शरबत पीने की तो मुझे आदत नहीं, मिठाई खा लूँगा। भालचंद बोले, फलहारी ना। मोतीराम ने कहा, उसका मुझे कोई विचार नहीं। फिर उन्होंने बोला, मैं तो यही बात छूत छात सब ढकोसला है, मैं स्वयं नहीं मानता। अरे अभी तक कोई नहीं आया। छकौड़ी भवानी गुरुदीन राम गुलाम कोई तो बोलो। अब की भी वही बूढ़ा खार खांसता हुआ आकर खड़ा हो गया और बोला, सरकार मोर मतलब दें दीन जाए, ऐसी नौकरी मुँह से न होई। कहा लो दौरी दौरत दौरत गोड़ प्यार लगत। भालचंद कहा, काम कुछ करो या ना करो, पर तलब पहले चाहिए। दिन भर पड़े पड़े खांसा करो, तलब तो तुम्हारी चढ़ रही है। जाकर बाजार से एक आने की ताजी मिठाई ला। दौड़ता हुआ जा। कहार कोई है हुक्म देकर बाबू साहब घर में गए और स्त्री से बोले, वहाँ से एक पंडित जी आए हैं, यह खत लाए हैं, जरा पढ़ो। तो पत्नी जी का नाम रंगीली बाई था। गोरे रंग की प्रसन्न मुख महिला थी। रूप और यौवन में उससे विदा हो रहे थे। एक किसी प्रेमी मित्र की भांति मचल मचल कर 30 साल तक जिसके गले से लगे रहे उसे छोड़ते न बनता था। रंगीली बाई बैठी पान लगा रही थी। बोली, कह दिया ना कि हमें वहाँ विवाह नहीं मंजूर है। भालचंद ने कहा, हाँ कह तो दिया, पर मारे संकोच के मुँह से शब्द न निकलता था। झूठ मूठ का होला करना पड़ा। रंगीली बोली, साहब बात करने में संकोच क्या, हमारी इच्छा है, नहीं करते। किसी का कुछ लिया तो नहीं, जब दूसरी जगह 10,000 नगद मिल रहे हैं तो वहाँ क्यों ना करूँ। उनकी लड़की कोई सोने की थोड़े ही है। वकील साहब जीते होते तो शर्माते शर्माते 15-20 हज़ार दे मरते। अब वहाँ क्या रखा है। भालचंद फिर बोले, एक दफ़ा जवान देकर मुकर जाना अच्छी बात नहीं। कोई मुख से कुछ ना कहे, पर बदनामी हुए बिना नहीं रहती, मगर तुम्हारी जिद से मजबूर हूँ। रंगीली बाई ने पान खाकर खत खोला और पढ़ने लगी। हिंदी का अभ्यास बाबू साहब को तो बिल्कुल ना था, और यद्यपि रंगीली बाई भी शायद ही कभी किताब पढ़ी हो, पर खत लत पढ़ लेती थी। पहली ही पंक्ति पढ़कर उसकी आंखें सजल हो गईं और पत्र समाप्त किया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक एक शब्द करुणा के रस में डूबा हुआ था। एक एक अक्षर से दीनता टपक रही थी। रंगीली बाई को कठोर पत्थर की नहीं लाख की थी, और जो एक ही आंच में पिघल जाती। कल्याणी के करुणोदात्मक शब्दों ने उसके स्वार्थ पंडित हृदय को पिघला दिया। रुद्ध हुए कंठ से बोली, अभी ब्राह्मण बैठा है ना। भालचंद पत्नी के आंसू को देख देख कर सूखे जाते थे। अपने ऊपर झल्ला रहे थे कि नाहक मैंने यह खत इसे दिखाया, इसकी ज़रूरत क्या थी। इतनी बड़ी भूल उनसे कभी ना हुई थी। संदिग्ध भाव से बोले, शायद बैठा हो, मैंने तो जाने को कह दिया था। और रंगीला ने खिड़की से झांक कर देखा। पंडित मोटेराम जी बगुले की तरह ध्यान लगाए बाजार के रास्ते की ओर ताक रहे थे। लालसा में व्यग्र होकर कभी यह पहलू बदलते, कभी वह पहलू। एक आने की मिठाई ने तो आशा की कमर ही तोड़ दी थी। उसमें भी यह विलंब दारुण दशा थी।
उन्हें बैठे देखकर रंगीली बाई बोली, है अभी है, जाकर कह दो हम विवाह करेंगे, ज़रूर करेंगे, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। भालचंद बोले, तुम कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती हो। अभी उससे कह आता हूँ कि मुझे विवाह करना मंजूर नहीं। एक लंबी चौड़ी भूमिका बांधनी पड़ी। अब जाकर यह संदेश कहूँगा तो वह अपने दिल में क्या कहेगा। जरा सोचो तो, यह शादी विवाह का मामला है, लड़कों का खेल नहीं कि अभी एक बात तय की अभी पलट गए। भले आदमी की बात ना हुई, दिल लगी हुई। रंगीली बोली, अच्छा तुम अपने मुंह से ना करो, उस ब्राह्मण को मेरे पास भेज दो, मैं उस तरह समझा दूंगी कि तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरी भी। इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं। हलचंद बोले, तुम अपने सिवा सारी दुनिया को नादान समझती हो। तुम कहो या मैं कहूँ, बात एक ही है। जो बात तय हो गई वह हो गई, अब मैं उसे फिर नहीं उठाना चाहता। तुम तो बार बार कहती थी कि मैं वहाँ न करूँगी, तुम्हारे ही कारण मुझे अपनी बात खोनी पड़ी। अब तुम फिर रंग बदलती हो। यह तो मेरी छाती पर मूग दल्ला है। आखिर तुम्हें कुछ तो मेरे मान अपमान का विचार करना चाहिए। रंगीली ने कहा, तो मुझे क्या मालूम था का विधवा की दशा इतनी हीन हो गया है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचाकर काम निकालना चाहती है। एक ही छठी औरत है। तुमने जो कहा वह मैंने मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कोई संकोच नहीं। अगर तुम हाँ कर आए होते तो मैं नहीं करने को कहती, तो तुम्हारा संकोच उचित था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भाईचंद बोले, तुम्हें बड़प्पन मालूम होता है, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने यह कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वह झूठी थी? क्या वह पत्र देखकर तुम जैसी खुद सरल को वैसे ही दूसरे को भी सरल समझती हो? रंगीली ने कहा, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं, इसमें बनावट की गंध अवश्य रहती है। भालचंद बोले, बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। यह किस्से कहानियाँ लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमर बांधते। यह भी एक कला है। रंगीली ने कहा, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो इसे चकमा दिया, मगर मैं तुम्हारी एक एक नस पहचानती हूँ। तुम अपनी ऐब ऐसे सिर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहती हो। बोलो को झूठ कहती हूँ। जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की ज़रूरत ही क्या है, वे खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज़्यादा मिलने की आशा है। अब जो वकील साहब का देहांत हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे।